very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 13. And the name of the chapter 13 is Direct and Inverse Proportion. And this chapter is very, very important according to me. It's not only just for your mathematics, but it is also important for your science and especially for your physics. So totally physics depends on these two concepts. तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट में डाउट है और आप इन कॉन्सेप्ट पे क्रैमिंग कर रहे हो, रट्टाफिकेशंस कर रहे हो, तो 100% मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि कभी भी आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। लेकिन यदि इस चैप्टर को विदाउट क्रैमिंग जस्ट ओनली फोकस ऑन योर माइंड और आप समझने की कोशिश करते हो कि एक्चुअली चैप्टर क्या कहता है हमें और उसको आप समझ जाओगे तो फिजिक्स आपकी बिल्कुल इजी हो जाएगी। तो ये टॉपिक क्या है, जस्ट ओनली फॉर योर फिजिक्स के लिए है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी मैथमेटिक्स ऑल्सो। तो ये आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपकी साइंस जो है वो बेसिकली स्टार्ट कहां से होती है, क्लास 9 से। तो 9th में आपके डेरिवेशन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 8th क्लास में आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल करते रहेंगे जब तक कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर नहीं हो जाता। तो आई होप यू विल एंजॉय द कंप्लीट वीडियो। So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. तो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। अब टॉपिक का नाम देखिए कि क्या टॉपिक का नाम है। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं प्रोपोर्शंस की बात करता हूँ कि आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि प्रोपोर्शन है क्या चीज। अब इस प्रोपोर्शन को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्वांटिटीज के टर्म्स में लेता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये ए क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी है, इसको मैंने बी नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब कुछ भी दो टर्म है जो दोनों की दोनों क्या है, प्रोपोर्शंस है। और प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो ये साइन होता है। ये साइन किसका होता है, प्रोपोर्शन का। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी ये साइन होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन का भी ये साइन होता है। तो डिफरेंस क्या होता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ए एंड बी क्वांटिटीज। और अब हम कहते हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। इन दोनों में क्या है, आपकी कोई ना कोई रिलेशन है। इसका मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कनेक्ट है। तो यदि एक क्वांटिटी में कुछ चेंज आएगा तो नेचुरली सेकंड क्वांटिटी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। समझ आया? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो मैं कहता हूं यदि मैं इसको चेंज करता हूं, इस क्वांटिटी में मैं चेंज करता हूं, तो नेचुरली कह रहा हूं इसको, क्यों? क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। यहां भी चेंज होगा। तो यहां भी चेंज होगा। तो इस टाइप को हम कहते हैं, कनेक्ट करने के लिए क्या साइन यूज करते हैं, प्रोपोर्शन का साइन यूज करते हैं। अब प्रोपोर्शन में यहां पे दो वर्ड आए, एक आया डायरेक्ट और एक आया इनवर्स। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, फिर एग्जांपल के साथ हम डिटेल्स में समझेंगे इसको। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं। सिंपल से मैं इस पेन की या मार्कर की बात करता हूं या मैं एप्पल की बात करता हूं। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, आप हर चीज को ध्यान से समझना
और उस पे अपने माइंड पे टोटली डिपेंड करना कि इसमें सर ने क्या कहा है, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये टोटली समझना ही है आपको। मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने लिखा कि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा समझे ध्यान से, मैंने यहाँ एक एप्पल कितने रुपीस का आता है, 5 रुपीस। इसका मतलब यहाँ पे मैं दो टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक तो क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और सेकंड क्या बात कर रहा हूँ मैं, उनकी कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इतना समझाया। तो यहाँ पे जैसे मैंने दो क्वांटिटीज की बात करी है, यहाँ पे दो क्वांटिटीज कौन सी हो गई, एक तो नंबर ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ एप्पल्स। ये चीज समझाई। मैं इसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्या है, मेरी नंबर ऑफ एप्पल्स है, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनकी कॉस्ट। ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। तो मैंने क्या एग्जांपल लिया, मैंने क्या लिया कि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज समझ आई, एक तो नंबर ऑफ एप्पल समझ आई और एक उनकी कॉस्ट। तो एप्पल और कॉस्ट आपस में कनेक्ट है थ्रू ए रिलेशन। क्या है वो, एक एप्पल कितने रुपीज का आता है, 5 रुपीज का, ये एक रिलेशन है। अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा चेंज। यहाँ पे चेंज क्या करना है, आपको करना है, सपोज करो डू चेंज, यहाँ चेंज करो, तो नेचुरली यहाँ भी चेंज आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, नेचुरली चेंज। जैसे मैंने कहा कि एक एप्पल 5 रुपीज का है, तो आप मुझे ये बताइए कि 5 एप्पल कितने के होंगे। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, 5 एप्पल्स की। इज इक्वल टू डैश। तो आप ये तो सिंपल सा एग्जांपल आप समझा भी सकते हो, मुझे बता भी सकते हो कि यदि एक एप्पल 5 रुपीज का आता है, तो 5 एप्पल 5 इंटू 5 25 रुपीज के आएंगे। ये आपने मुझे फाइंड कर दिया। अब कैसे फाइंड करा, उसका लॉजिक समझेंगे और उसी से रिलेशंस को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो हमें समझना है, पहले उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे एप्पल और कॉस्ट दो अलग अलग क्वांटिटीज हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए एप्पल, मैंने क्या करा, एप्पल को, नंबर ऑफ एप्पल्स को क्या करा, इंक्रीज। पहले 1 एप्पल था, अब यहाँ पे 5 एप्पल है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज। इंक्रीज का ये साइन होता है, एक एरो हेड ऊपर की साइड लगा दो, वो क्या इंडिकेट करेगा, इंक्रीज। और एक एरो हेड डाउनवर्ड लगा दोगे, वो किसका साइन इंडिकेट करेगा, डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ से ये साइन किसका इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल क्या होने आपके, इंक्रीज। समझा गया, नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज। अब इसको देखिए ध्यान से, कॉस्ट पहले 5 रुपीज थी, अब कॉस्ट कितनी हो गई, 25, मतलब कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे भी एरो हेड क्या आएगा, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज। ये चीज समझ आएगी आपको। तो सबसे पहले एक बार इसको प्लीज मेक अ नोट दिस। अब समझिए ध्यान से बिल्कुल। मैंने यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे पहले क्या था आपका 1 एप्पल, अब मैंने एप्पल कितने करे, 5, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स को मैंने इंक्रीज किया। और मैंने कॉस्ट देखी, तो पहले कॉस्ट 5 रुपीज थी एप्पल की, अब कॉस्ट कितनी हो गई, 25 रुपीज हो गई। इतना समझाया। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यदि नंबर ऑफ एप्पल्स को हम इंक्रीज करते हैं, ये साइन किसका है, इंक्रीज का। यदि नंबर ऑफ एप्पल इंक्रीज होते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये चीज समझ आई कि आपने एक चीज को इंक्रीज करा तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो। तो यहाँ पे क्या है, ये भी इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है।
थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखिए आपकी क्या है, 5 एप्पल्स 25 रुपीज क्या था। मैं थोड़ी स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां पे लिखता हूं 5 एप्पल्स, इसी की बात कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। 5 एप्पल्स 25 रुपीज के आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि 2 एप्पल कितने के आएंगे। 2 एप्पल्स, आपका आंसर कितना आएगा, 10 रुपीज। क्योंकि आपको पता है 5 एप्पल्स 25 है, तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितनी हो गई, 25/5 5 रुपीज। तो 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी आई, 10 रुपीज। ये तो आप जनरल एग्जांपल से निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आए हम सोल्व कर पाएंगे, यदि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। अब यहाँ पे 5 एप्पल्स कितने के थे, 25 रुपीज के थे। तो मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स को क्या किया, डिक्रीज। पहले 5 एप्पल थे, अब एप्पल कितने हो गए, 1 एप्पल। इसका मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स डिक्रीज हुए। तो मैंने एरो हेड डाउनवर्ड लगा दिया, इसका मतलब एरो हेड क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 25 थी, अब 10, इसका मतलब 10। तो जब आपको कोई एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन कहता है, तो आप ये समझ रहे हो कि यदि उसमें से 2 क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यहाँ पे 2 क्वांटिटी कौन सी है, वो किससे कनेक्ट है, फिर उसको पे फोकस करिए। यदि आप उसमें से किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, या यदि एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज करते हो तो सेकंड क्वांटिटी भी क्या हो, डिक्रीज हो। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ आया? यदि दोनों क्वांटिटी सेम प्रोपोर्शन, मतलब इंक्रीज, फर्स्ट को इंक्रीज करे तो सेकंड भी इंक्रीज हो, फर्स्ट को डिक्रीज करे तो सेकंड भी डिक्रीज हो, तो इस टाइप की क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज, या हम कहेंगे उस रेशियोज को क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतना समझ आ गया आपको? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन समझ आई आपको? अभी मैं और भी एग्जांपल लूंगा, आपको आपसे भी पूछूंगा कि बताइए मुझे कि ये एग्जांपल किसका है। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लीज मेक अ नोट। अब मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। वो लेता हूं मैं आपका डिस्टेंस और टाइम। अब ध्यान से समझिएगा इसको, मैं कौन सा एग्जांपल ले रहा हूं, डिस्टेंस एंड टाइम। इसको ध्यान से समझिए, डिस्टेंस एंड टाइम। ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है, ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये क्या प्रोपोर्शनल क्वांटिटी है या नहीं है। डायरेक्ट की अभी बात करेंगे, सबसे पहले प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल में को किसकी बात करेंगे, हम डायरेक्ट की ही बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम, और यहाँ पे मैं स्पीड, इस स्पीड को मैं यूनिफॉर्म स्पीड मान लेता हूं। स्पीड को मैंने क्या लेट करा, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। जब आप रेस लगा रहे होते हो और अपनी स्पीड को आप चेंज नहीं करते, फॉर एग्जांपल यदि आप एक्टिवा चला रहे हो और एक्टिवा चलाते हुए आपको रोड बिल्कुल क्लीन मिल रहा है, तो आपका जो एक्सीलरेटर होगा वो आप प्रॉपर एक पॉइंट पे सेट कर लेते हो और उसी स्पीड से क्या है, एक्टिवा को चलने देते हो। तो उस स्पीड को क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। लेकिन जैसे ही कोई रश होता है, कोई पब्लिक आती है, कोई व्हीकल आता है, तो आपको एक्सीलरेटर कम करना पड़ता है, तो स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इस चीज को समझना ध्यान से। तो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, फिक्स स्पीड। इसको यहाँ पे नाम भी लिख दिया मैंने, कांस्टेंट स्पीड।
अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं। अब मैं यहां से देता हूं फॉर एग्जांपल, ये P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ये P1 प्लेस मान लो, ये P2 प्लेस मान लो। इनके बीच में मान लेता हूं ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो टाइम लगता है इनको, यहां से कोई एक व्हीकल पास होता है P1 प्लेस से और रीच कहां पे करता है P2 प्लेस पे, तो उससे टाइम लगता है, सपोज करता हूं 2 आवर। ध्यान से समझिएगा कि स्पीड तो कांस्टेंट है, जब वो P1 प्लेस से स्टार्ट होता है और P2 प्लेस पे जाता है तो उसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर। अब क्वेश्चन ये है कि अब मैं डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ये P1 प्लेस है, अब मैंने एक प्लेस किया P3 और इनका डिस्टेंस कह देता हूं मैं 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है, तो मुझे यहां बताइए कि कितना टाइम लगेगा। आपको पता है कि 10 किलोमीटर को ट्रेवल होने में 2 आवर लगते हैं, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, 5 किलोमीटर। तो 60 में कितना होगा, 12। इसका मतलब नेचुरली कितना टाइम लगेगा उसको, 12 आवर। कितने आवर में क्या है वो, कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब हमारा बेसिक क्वेश्चन तो वही है कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसको समझने के लिए वही रूल, आपका पहले डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर, अब डिस्टेंस कितना है, 60। इसका मतलब आपने डिस्टेंस को क्या करा है, इंक्रीज किया है। आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने से टाइम पे क्या इफेक्ट हुआ, पहले 2 आवर लग रहे थे, अब 12 आवर। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम भी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है कि आपने डिस्टेंस को ज्यादा किया, इंक्रीज करा, तो टाइम भी इंक्रीज हुआ। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। क्यों, क्योंकि जब एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सेकंड क्वांटिटी भी उतनी ही इंक्रीज हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतना क्लियर हुआ आपको। तो अभी हम इसमें से कई टर्म बात करेंगे जो आपके यहाँ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन आर.डी. शर्मा वगैरह में कॉन्सेप्ट में मेंशन है वो चीज, और वो साइंस की टर्म्स में तो आप रीड करोगे ही करोगे। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बने। अब यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मैं डिस्टेंस को डी से डिनोट कर देता हूँ। डिनोट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, कि आप उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। तो वैसे तो साइंस के टर्म में, फिजिक्स के टर्म में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा, डी से, और टाइम को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल टी से। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे डिस्टेंस था और यहां पे टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। और आपको सिंबल बताया मैंने, ये सिंबल किसका होता है, प्रोपोर्शनल का, या इसको कहेंगे डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनल। साइन यही होता है, सिंबल यही होता है, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनल को लिखते टाइम यहाँ पे 1/, में लिखा जाता है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। लेकिन यदि डायरेक्ट लिखा जाए न्यूमरेटर पार्ट में, तो इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिनियरली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड नहीं आएगा आपका मैथ्स में। मैथ्स में क्या वर्ड आएगा, डायरेक्ट। तो डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब जब हम इस प्रोपोर्शनल को, साइन को रिमूव करते हैं, फिजिक्स में हर जगह आप देखोगे इस प्रोपोर्शनल को, साइन को रिमूव करना होता है।
तो रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसको? कांस्टेंट। तो अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने डी को एज इट इज लिखा, टी को भी एज इट इज लिखा। अब जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए एक इक्वल का साइन आता है और एक आता है के। अब इसको समझिएगा कि इस के का नाम क्या है। इस के का नाम होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कि जो प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए, इक्वलिटी बनाने के लिए जो साइन यूज किया जाता है, सिंबल या अल्फाबेट यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आरटी शर्मा में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि एक टेबल दे दी जाएगी आपको, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, और आपको बताएगा कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, समझिएगा, तो आरटी शर्मा के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो यहाँ क्या कहता है कि आपके पास एक टेबल बना देगा, उसमें सपोज करा इस तरह से टाइम और डिस्टेंस ऐसे टेबल देगा और आपसे कहेगा फाइंड करो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपको समझ नहीं आएगा, क्यों? ये चीज समझ आ गई तो आपको पता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये होता है, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे? दिखाई दे रहा है आपको, के को यहीं पे रखो, डी, और टी को कहां ले जाओ? डिवाइड में। इतना समझाया आपको कि यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो टाइम को मैं यहाँ डिवाइड में ले गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई? डी बाई टी। इसका मतलब यदि आपको टेबल दी गई है, उसमें दो क्वांटिटी गिवन है टेबल में, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या निकल जाएगा आपका? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो आरटी शर्मा का जो पहला ही क्वेश्चन है टेबल का, वो यही क्वेश्चन ही है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इतना समझ आ गया आपको? प्रोपोर्शनल समझ आया कि एक्चुअली प्रोपोर्शनल है क्या चीज। तो अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं इनवर्स प्रोपोर्शनल का। अब इनवर्स प्रोपोर्शनल को समझिएगा। अभी ये एग्जांपल में दोनों किसके लिए? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए। अब मैं एग्जांपल दूंगा किसका? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब मैं सेकंड किस की टाइप कर रहा हूं? इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, या आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन। अब समझिए कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। मैं एग्जांपल वही लूंगा, आपको सिंपल सा छोटा सा बात पता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। थर्ड फोर्थ क्लास में आ जाता है कॉन्सेप्ट ये। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। जी था। अभी मैंने पहले आपको ये दिखाया था कि हमने कौन सी दो क्वांटिटी ली थी, ध्यान से याद हो तो। एक स्पीड ली थी और एक टाइम। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपने रीड करा, लेकिन कभी उसका मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं की। वो अब यहाँ पे से स्टार्ट करनी है आपको। पहले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन लिया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन लिया था, उसमें क्या क्या लिया मैंने? स्पीड ली, सॉरी स्पीड, और क्या, सॉरी मैंने क्या लिया था? डिस्टेंस और टाइम। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस और टाइम की बात करूंगा। देखो ध्यान से समझना। डिस्टेंस लिया मैंने, और क्या लिया मैंने? टाइम। यदि इसी इक्वेशन से आप कि जो इक्वेशंस है डिस्टेंस और टाइम, दोनों को अलग अलग करो। दोनों को अलग अलग करने का मतलब क्या है? बीच में इक्वल का साइन आना जरूरी है। मतलब एक क्वांटिटी को लेफ्ट में रखो और एक क्वांटिटी को राइट में। तो सबसे पहला स्टेप यही है, जब भी रिलेशंस निकालते हो तो एक क्वांटिटी लेफ्ट में होनी चाहिए और एक क्वांटिटी राइट में। जब उन दोनों में फिर हम देखते हैं कि वो किस टाइप की उन दोनों में रिलेशन है। अब देखिए ध्यान से,
तो स्पीड तो क्या थी आपकी, यूनिफॉर्म थी, तो स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड को मत देखिए, आपका मेन फोकस किस पे रहेगा, डिस्टेंस और टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ध्यान से देखिए, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको अभी कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दो, क्योंकि आपको कांस्टेंट मैंने बताया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वही कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या थी, स्पीड, जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है टाइम और डिस्टेंस दोनों कहां है, न्यूमरेटर पार्ट में है, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है। तो ये जब ऊपर होते हैं तो ऊपर ऊपर को क्या कहते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों चीज ऊपर ऊपर है। अब हम बात किसकी कर रहे थे, इनवर्स प्रोपोर्शनल की। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, पहले मैंने डिस्टेंस और टाइम लिया था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं और टाइम की बात कर रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा, अब मेरा क्वेश्चन किसका है, स्पीड और क्या है, टाइम। अब मैं एक क्वांटिटी तो स्पीड यूज कर रहा हूं और एक क्वांटिटी कौन सी मान रहा हूं, टाइम। तो स्पीड और टाइम की बात कर रहा हूं मैं, और डिस्टेंस को क्या मानता हूं, कांस्टेंट। अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, जो डिस्टेंस है हमारा, वो डिस्टेंस है हमारा कांस्टेंट। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अब समझिए ध्यान से, जैसे मैं बात करता हूं रोहतक से दिल्ली की बात करता हूं, ठीक है, आप रोहतक से दिल्ली जा रहे हो, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा। ये तो नहीं है कि आज गए डिस्टेंस 75 किलोमीटर था, 10 दिन बाद जा रहे हो तो आपको 90 किलोमीटर मिलेगा, क्या दिल्ली दूर हो जाएगा, नहीं। डिस्टेंस तो क्या है वहां का, रोहतक से दिल्ली फिक्स है, चाहे आप आज जाओ, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 10 साल बाद जाओगे, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, दिल्ली दूसरी जगह शिफ्ट तो होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। इतना समझ आ गया। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब हम बात कर रहे हैं, मैं यहां से रोहतक से मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैंने अपनी बाइक उठाई, बाइक स्टार्ट की और मेरी बाइक की स्पीड मान लेता हूं मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से रोहतक से दिल्ली जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैंने स्पीड कितनी ली, 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से मैं क्या कर रहा हूं, रोहतक से दिल्ली जा रहा हूं। तो मैंने देखा कि इससे क्या समझ आ रहा है आपको, कि मैं 60 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करता हूं, या 1 आवर में छोड़िए, मैं सिंपल सी बात करता हूं, मेरी स्पीड 60 किलोमीटर की स्पीड से गया मैं, और मुझे रोहतक से दिल्ली जाने में 1 आवर लगता है, कि मैं 1 आवर में रोहतक से दिल्ली चला जाता हूं। तो और मेरी स्पीड क्या होती है, 60 किलोमीटर। अब मैं क्या करता हूं, आपको पता है कि एक को आपको चेंज करना होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये देखना होगा कि दूसरे में क्या चेंज आ रहा है। तो अब मैंने क्या करा, अपनी बाइक की स्पीड को और इंक्रीज कर दिया, और 60 किलोमीटर की बजाय मैंने उसको डबल कर दिया, 120 किलोमीटर। मैंने क्या करा, स्पीड को इंक्रीज करा। कितना कर दिया मैंने, मेरी स्पीड अब कितनी हो गई, 120 किलोमीटर। अब मैं अपनी स्पीड किसकी बना रहा हूं, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं। तो अब सोच के बताइए कि अब मुझे टाइम कम लगेगा या मोर लगेगा। तो आपका आंसर सही आया, आंसर क्या है, कम टाइम लगेगा, क्योंकि जब मैंने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, नेचुरली है। तो टाइम क्या लगेगा मुझे,
लेस लगेगा। निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो कि 1 आवर में तो 60 की स्पीड से जाता हूं तो मैंने मुझे कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा। यदि मैंने स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, हाफ। यही होता है यदि आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपने पेपर 3 आवर में कंप्लीट करा, तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हो। 60 वर्ड पर मिनट की बजाय आप 120 वर्ड पर मिनट कर देते हो, तो पेपर कितने टाइम में कंप्लीट होगा, हाफ टाइम में हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ किया कि यहाँ पे 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाता हूं तो मुझे 1 आवर लगता है, मैंने स्पीड को 120 किलोमीटर कर दिया तो मुझे टाइम कितना लगेगा, हाफ आवर लगेगा। इतना ही टाइम लगेगा। तो आपको क्या समझ आया इससे कि आपने स्पीड को तो इंक्रीज किया, तो टाइम पे क्या इफेक्ट हुआ, टाइम डिक्रीज हुआ। क्योंकि पहले 1 आवर लगता था, अब हाफ आवर लगता है, आधा टाइम लग गया। इसका मतलब टाइम क्या हो गया, डिक्रीज, और स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। तो उल्टी हो गई कि एक चीज को आप इंक्रीज करते हो और दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में था यदि हम एक चीज को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, यदि एक चीज को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होती है। मतलब इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज हो तो वो पोर्शन किसका होता है, प्रोपोर्शनल का। और यदि कोई एक चीज इंक्रीज होती है उससे दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए, या एक चीज डिक्रीज होती है उससे दूसरी चीज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इंक्रीज डिक्रीज यदि दोनों साथ साथ आ जाए इसका मतलब वो क्या चीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस और स्पीड और टाइम, ये स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि इसमें से किसी एक चीज को इंक्रीज करोगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतना समझ आया। तो प्लीज मेक अ नोट। फिर मैं इसी रिलेशंस पे आऊंगा, पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं, ये क्वांटिटी डायरेक्ट की है या इनडायरेक्ट की है, इसी रिलेशन पे आऊंगा मैं। प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, मैं किसकी बात कर रहा था, स्पीड की और टाइम की। तो इसका मतलब डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को भूल जाइए, अपने किसको लिखिए, दो जोन से आपकी क्वांटिटी है, एक क्या है आपकी स्पीड है और दूसरी क्या है, टाइम। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी भूल जाइए, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, डिस्टेंस हट गया तो क्या बचा, 1, क्योंकि इस किसी के ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्पीड न्यूमरेटर पार्ट में है और टाइम क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में है। इसका मतलब साइन तो यही आएगा प्रोपोर्शनल का, लेकिन ये प्रोपोर्शनल के साथ क्या ऐड हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले वर्ड क्या था, हम इसको क्या कह रहे थे, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह रहे थे, अब इसी सिंबल को क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आपको एक चीज न्यूमरेटर में मिले और दूसरी चीज डिनोमिनेटर में मिले तो दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं, वो दोनों कनेक्ट होंगे थ्रू इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से। इसका मतलब यहां से आपको ये पता चल गया जो स्पीड है इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम। तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। जबकि आपको ऊपर ऊपर दोनों चीज दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर। तो स्पीड और डिस्टेंस की बात करेंगे, वो भी क्या है, प्रोपोर्शनल। कैसे, जैसे मैं स्पीड को इंक्रीज करूंगा तो नेचुरली बात है आप डिस्टेंस ज्यादा कर पाओगे, स्पीड को मैं कम कर दूंगा तो नेचुरली है डिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब देख रहे हो, स्पीड को इंक्रीज करी तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हुआ, स्पीड को डिक्रीज करी तो डिस्टेंस भी कम हुआ। मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों कैसे है, प्रोपोर्शनल। और इस इक्वेशन से आपको दिखाई भी दे रहा है स्पीड भी न्यूमरेटर पार्ट में है और
डिस्टेंस भी न्यूमरेटर पार्ट में, दोनों न्यूमरेटर में, तो दोनों कैसे कनेक्ट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब एक ऊपर और एक नीचे हो तो वो कौन सी रिलेशन हो गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले आपको हमें समझना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। यदि आपको ये पता चल गया ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो विद इन सेकेंड सोल्व हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप सोल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग पेन। पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा मोस्टली क्वेश्चनों में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो अभी मैं कुछ और एग्जांपल लूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि ये बताइए मुझे कि ये क्वेश्चन किसका है, ये प्रोपोर्शनल का है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो हमारी इसी की है। यदि यही टॉपिक समझ आ गया तो समझिए आपका चैप्टर फिनिश, आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया। प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान से समझिएगा, अभी मैं क्वेश्चन नंबर जो करा रहा हूं वो 13.2 का करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हमने स्टार्ट नहीं करी एक्सरसाइज 13.1, लेकिन अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रीड कराया रिगार्डिंग प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो पहला क्वेश्चन जो 13.2 एक्सरसाइज का दिया गया है उसमें 5 स्टेटमेंट दी गई है और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल की स्टेटमेंट है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है और पता लगाना है कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का या इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 की। 1 में क्या कहता है? द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स जो किसी के काम को कर रहे हैं एट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक सिंपल सा बात करता हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। ये एक हाउस है, ठीक है, मैंने एक हाउस बना दिया। अब इस हाउस को बनाने के लिए मुझे वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस हाउस को बनाने के लिए मैंने वर्कर्स, सपोज करता हूं मैंने 5 वर्कर्स लगाए, 5 वर्कर्स। ध्यान से समझिएगा, मैंने 5 वर्कर्स इस हाउस को बनाने के लिए वर्कर्स लगाए। तो उन्होंने इस हाउस को मैं कहता हूं 75 डेज में कंप्लीट कर दिया। समझा? मैं अपना मान लो मैंने अपने घर बनाया, अपने घर बनाने के लिए मुझे लेबर की जरूरत पड़ी, वर्कर की जरूरत पड़ी, तो मैंने 5 वर्कर्स को अपने घर बनाने के लिए लगाया। तो उन्होंने मेरा घर कितने दिन में कंप्लीट कर दिया? 75 डेज में कंप्लीट कर दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है या इनवर्स प्रोपोर्शनल का। इसको समझने के लिए देखिए, 5 वर्कर्स एक घर को कितने दिन में बनाते हैं? 75 डेज में। मैंने क्या करा, या आपने, ये तो मैंने करा ना, सपोज करो आपको भी अपना घर बनाना है। आपने देखा कि ये तो 5 वर्कर्स 75 डेज में बनाते हैं, आप 5 वर्कर्स और ले आए, तो आपके पास वर्कर कितने हो गए? 10। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? 10 वर्कर्स की। तो अब ये बताइए, आपने वर्कर्स को इंक्रीज कर दिया, 5 वर्कर्स की बजाय आपने कितने वर्कर्स लगा दिए? 10 वर्कर्स। और घर वही बनाना है जैसा पहले घर में मैंने घर बनाया, वैसे ही आपको घर बनाना है, कोई चेंज नहीं। तो आपका घर कितने डेज में कंप्लीट होगा? आपको जैसे ये बताना है कि कम दिन लगेंगे या ज्यादा दिन लगेंगे। क्या कहा आपने? यस, बिल्कुल ठीक आंसर। आपने कहा लेस डेज। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यदि वर्कर ज्यादा होंगे तो काम भी जल्दी कंप्लीट होगा, और काम जल्दी कंप्लीट होगा तो इसका मतलब क्या है? टाइम कम लगेगा। तो जहां 75 डेज लगते थे अब वहां कम डेज लगेंगे। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? आपने वर्कर को क्या करा? इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ डेज वो क्या हो गए? कम हो गए। इसका मतलब एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन किसका है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो यस, ये क्वेश्चन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखते हो? इफ नंबर ऑफ वर्कर्स इज इंक्रीज द जॉब विल बी कंप्लीट इन लेस
टाइम। लिख दो इसको, आप भी नोट करके लिख लीजिए इसको, मैं यहां लिख देता हूं फिर रब कर दूंगा इसको। क्या आंसर आएगा यहां लिख रहा हूं मैं, इफ नंबर्स ऑफ वर्कर इज इंक्रीज्ड, यदि हम वर्कर्स को इंक्रीज करते, देन job will be completed, job will be complete in less time, तो जॉब कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन किसका बन गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो आपको समझ आया। ऐसे ही आपको सेकंड बताना है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये तो मैं एग्जांपल आपको पहले से ही बता चुका, सेकंड एग्जांपल बताया था मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, जहां मैंने स्पीड को लिया था, सॉरी डिस्टेंस को और टाइम को, और स्पीड क्या ली थी, कांस्टेंट। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो ये तो आपको लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसका आंसर, नो नहीं, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का नहीं है, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। ऐसे यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इफ वी इंक्रीज डिस्टेंस then time is also increase। तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का नहीं है। सो प्लीज मेक अ नोट, इसको मत नोट करिएगा थर्ड पार्ट को, अभी थर्ड पार्ट में यहां समझाऊंगा आपको। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड जहां पे आपको खेती करनी है, एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। इसका मतलब किस किस की बात कर रहे हैं हम, एक तो एरिया, एरिया का मतलब अपने खेत की बात करते हैं आप, ठीक है। खेत का क्या होता है, एरिया होता है, वहां पे आप क्या लगा रहे हो, फसल लगा रहे हो, जिसको क्या कह दिया आपने, क्रॉप। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे दो चीज क्या क्या है, एक तो एरिया है, एरिया ऑफ फील्ड, दूसरी क्या चीज है यहाँ पे, क्रॉप, क्रॉप हार्वेस्टेड। अब सपोज करिए आपकी जो खेत है वो 1 एकड़ का है, ठीक है, 1 एकड़ का, ध्यान से समझिएगा। आपका जो खेत है वो कितना है, 1 एकड़ का है, ठीक है। और इसको क्रॉप को मान लेता हूं मैं, मन में मैं लेट कर लेता हूं या केजी में लेट कर लेता हूं, 50 केजी, ठीक है। उसमें वीट प्रोडक्शन होता है या क्रॉप मान लीजिए, ठीक है। या सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, और भी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसको भी छोड़िए। आपका एक खेत है 1 एकड़ का और उसमें आप फसल लगाते हो, ठीक है। और एक खेत है आपका 10 एकड़ का, उसमें भी फसल लगाते हो, यही करा आपने। तो जब आपने खेत को बड़ा कर दिया तो फसल भी कितनी हो गई, ज्यादा लगेगी उसमें। सिंपल सी बात है ना, कि प्लांट की बात कर लेते हैं, यदि आपका पास जगह, लैंड, धरती यदि कम होगी तो फसल भी कम लगेगी, क्रॉप भी कम होगी, और जगह ज्यादा होगी तो क्रॉप्स भी क्या होगी, वो भी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब क्या है, तो देखा आपने कि यदि एरिया को इंक्रीज करते हो, एरिया को इंक्रीज करते हो तो क्रॉप भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जगह कम है तो क्रॉप कम लगेगी, जगह ज्यादा है तो क्रॉप्स क्या है, ज्यादा लगेगी। ये चीज समझ आई। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का नहीं है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो इसका भी लिख सकते हो आंसर क्या,
इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन भी किसका है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस। तो इफ वी इंक्रीज, हम इंक्रीज कर देंगे, इफ वी इंक्रीजेस एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, देन क्या होगा? क्रॉप हार्वेस्टेड मोर। तो आपने एरिया इंक्रीज करा, वो भी ज्यादा इंक्रीज होगी, दोनों इंक्रीज, इसका मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड, वही क्वेश्चन जो मैं पहला एग्जांपल लिया, मैंने किसका लिया था? स्पीड का और टाइम का। तो ये क्वेश्चन किसका है? इनवर्स प्रोपोर्शनल का। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा? यस। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड इंक्रीज करोगे उतना डिस्टेंस क्या कम लगेगा। इफ वी increases the speed of the vehicle, then time will be reduced. It means reduce का मतलब कम हो जाएगा टाइम। तो ये क्वेश्चन किसका है? इनवर्स प्रोपोर्शन का। ऐसे ही आप फिफ्थ एग्जांपल रीड करिए, फिफ्थ पार्ट। क्या है इसमें? द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन। जैसे आपका एक क्लासरूम है, यदि आपकी क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स है, तो आपके पास कितना स्पेस होगा? ये सपोज मानता हूं आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 ही डेस्क है, तो सभी स्टूडेंट्स को एक एक डेस्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह जब भी आओगे एक डेस्क तो मिलेगा, चाहे आगे का मिले चाहे लास्ट का मिले, मिलेगा जरूर। बट अब क्वेश्चन आता है कि चेक करना है कि ये क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का या इनवर्स प्रोपोर्शनल का है। अब सपोज करते हैं पॉपुलेशन का मतलब समझते हो ना, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्लास में 10 स्टूडेंट्स की बजाय 20 एडमिशन हो गए। अब 20 एडमिशन हो गए तो आपको स्पेस क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा, क्योंकि एक डेस्क पे आप कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे? 2 स्टूडेंट्स। तो आपने क्या लिखा? जब पॉपुलेशन को इंक्रीज करा तो स्पेस आपके लिए क्या हो गया? कम। यदि आप 20 या 30 स्टूडेंट्स होते तो एक डेस्क पर 3 स्टूडेंट्स बैठते, आप और भी क्लोज हो जाते। तो ये क्वेश्चन किसका है? ये बताइए। इनवर्स प्रोपोर्शनल का, क्योंकि पॉपुलेशन को इंक्रीज करा, स्पेस क्या हो गया? कम। तो एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज, इसका मतलब क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शनल का। यस। तो आप आंसर लिखोगे यस। क्यों? क्योंकि इफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज, if population is increases, then space या एरिया ऑफ लैंड, स्पेस या एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन का मतलब क्या है? एक इंसान को, इज रिड्यूस, कम हो जाएगा। तो एक चीज इंक्रीज दूसरी चीज डिक्रीज, तो क्वेश्चन क्या हो गया? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चंस में अभी क्वेश्चन को सोल्व करना रह गया। अब तो जस्ट हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या, एक मेथड बताऊंगा। उसी मेथड से आप 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को निकाल सकते हो। आपकी 13.1 भी होगा इसमें, चलो 13.2 भी होगा, कंप्लीट होगा इसमें। अब चाहे आप आरडी शर्मा उठा लेना, चाहे कोई भी बुक उठाना, यदि आपने उस स्टेटमेंट पढ़ के ये पता लगा लिया कि क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का है या इनवर्स प्रोपोर्शनल का है, तो क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि क्रैमिंग करके अभी करा होगा, कुछ आपने रट्टाफिकेशन करी होगी, माइंड को यूज ही नहीं किया होगा,
तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। आप चाहे कितनी बार करिए, क्योंकि क्रैमिंग करने वालों का ये क्वेश्चन कभी ठीक नहीं हो सकता। और जिसने क्रैमिंग नहीं करी, समझ के क्वेश्चन किया, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर हो गया है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा कि प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ 13.1, 13.2 के। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को क्या करिए, 1 या 2 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बुक ओपन करिए, उस बुक ओपन में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल या क्वेश्चंस, उनके सभी स्टेटमेंट को पढ़ो। सॉल्व मत करो क्वेश्चन को, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़ो और पता लगाओ कि क्वेश्चन प्रोपोर्शनल का या इनवर्स प्रोपोर्शनल का। आपको हिंट दे दिया, 13.1 एक्सरसाइज रीड करो और सारे के सारे क्वेश्चन प्रोपोर्शनल के मिलेंगे। 13.2 रीड करोगे, सारे क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शनल के, तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शनल का है या नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स वेरी गुड। So thank you once again for watching my video from starting to the end. So be ready for the next video to solve the question each and every part of the exercise 13.1 and 13.2. Thank you once again.